मैं हूं आंचल आनंद। राजस्थान और तेलंगाना में भी आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 7 दिसंबर को यहां पर वोटिंग है और 11 दिसंबर को काउंटिंग है। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले राजस्थान में आज बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पीएम मोदी और अमित शाह ने यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां की। वहीं राहुल गांधी ने तेलंगाना में आखिरी दिन चुनाव प्रचार की कमान संभाली। चुनावी अड्डा में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे राजस्थान का चुनाव आखिरी वक्त में मोदी और राहुल की लड़ाई में बदल गया। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल और पीएम मोदी के सामने यक्ष प्रश्नों की झड़ी लगा दी। साथ में आप ये भी देखेंगे कि चुनाव से ठीक 2 दिन पहले किस तरह से राजस्थान में नामदार और कामदार के बाद राजदार की एंट्री हो गई। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने राजस्थान में ताकत लगाई तो राहुल गांधी ने तेलंगाना में चुनावी सभा की। राहुल ने तेलंगाना से वार किया तो पीएम मोदी ने राजस्थान से पलटवार किया। हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को वो कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था। भागा हुआ था, इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रहता था, शस्त्रों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था, राजनेताओं को सेवा शुश्रूषा दुबई में करने का काम करता था। भाइयों बहनों, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है। अब ये राजदार राज खोलेगा, पता नहीं बात का तक पहुंचेगी, कितनी दूर तक पहुंचेगी। हम ये पार्टनरशिप तोड़ने जा रहे हैं। पहले केसीआर जी को यहां पे हराएंगे और फिर कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां मिलकर नरेंद्र मोदी को हराएंगी। और हमारा लक्ष्य तेलंगाना और देश के युवाओं को रोजगार देने का। जो सरकार का पैसा है वो युवाओं के हवाले, किसानों के हवाले, छोटे दुकानदारों के हवाले करना। अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या के जेब से पैसा निकाल के आपके जेब में डालना, चोरों से पैसा छीनकर ईमानदार लोगों को देना। और दूसरा काम हिंदुस्तान के प्यारे किसानों का, तेलंगाना के प्यारे किसानों की रक्षा करने का। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप मुझे बताइए, हमारे देश में आजादी के बाद चुनाव जीतने के लिए जातिवाद का जहर फैलाने का पाप किसने किया? जी भर के बताइए, जातिवाद का जहर फैलाने का पाप किसने किया? ऊंच नीच का भेद किसने किया? गांव और शहर का भेद किसने किया? अमीर और गरीब का भेद किसने किया? जिस कांग्रेस ने इतने पाप किए, वो आपका भला कर सकती है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने देश का नुकसान किया है। नोटबंदी की, दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को खत्म किया, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, आपसे आपका पैसा छीन कर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों के जेब में डाला, हिंदुस्तान को बांटने का काम किया, हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाने का काम किया और भारत की शक्ति को कम किया। हम नरेंद्र मोदी को हटा के ही रहेंगे। एक बार गलती से नामदार ने बोल दिया कि मोदी भ्रष्टाचार पर बोलना बंद कर दिया है। भाइयों बहनों, इनको परेशानी हो रही है क्योंकि मोदी ने जो एक एक कदम उठाया है वो इतना मजबूत कदम उठाया है। आपने देखा होगा, जिन खबरों को दबा दिया जाए, जो खबरें 1-2 दिन के बाद बंद कर दी जाए, जिन खबरों की बिल्कुल चर्चा न की जाए, तो समझ लेना कि नामदार बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। आप उनके भाषण सुनिए,
अपने भाषण में वो मेरी बुराई करते हैं, नायडू जी की बुराई करते हैं, गठबंधन के सब लोगों की बुराई करते हैं, मगर केसीआर की बुराई नहीं करते हैं। केसीआर जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में पार्टनरशिप है। केसीआर जी दिल्ली में नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं, गब्बर सिंह टैक्स की प्रशंसा की, नोटबंदी में समर्थन दिया, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को बनाने में समर्थन दिया, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की। नरेंद्र मोदी जी के पास तेलंगाना का रिमोट कंट्रोल है। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। आखिरी दिन बीजेपी ने राजस्थान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अमित शाह ने सरकार बनने का भरोसा भी जताया। हमने एक रचनात्मक, एक सकारात्मक एजेंडा पर पूरे चुनाव अभियान को ले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर से एक बार मोदी जी और वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन ग्रोथ वाली ट्रेन राजस्थान को मिलने जा रही है। चुनावों के चाणक्य और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने भरोसा जताया है कि राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाएगी। पूर्ण बहुमत से सत्ता पर बीजेपी का कब्जा होगा। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर ना नीति, ना नेता, ना सिद्धांत के आरोप लगाए। साथ ही राजस्थान की जनता को आगाह भी किया। डिसिप्लिन है, ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, इसलिए आपने नेता को घोषित करना उचित नहीं माना। कांग्रेस ने यहां पर जाति और धर्म के पॉलिटिक्स को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा को नीचे गिराने तक के शब्द प्रयोग किए गए। इस सारी चीजों ने मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता को आहत किया है और आगाह भी किया है कि आगे पर किस प्रकार की पॉलिटिक्स अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो होगी। कांग्रेस पर जाति धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगा और साथ ही अमित शाह अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले पर भी बोले। सर, जो क्रिश्चियन मिशेल का एक्स्ट्राडिशन हुआ है, अपोजिशन का कहना है कि ये बाकी सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। क्रिश्चियन मिशेल का जो एक्स्ट्राडिशन, अपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है भैया। आप मुझे बताओ, किसी बिचौलिए को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? अपोजिशन क्या चाहती है? उनको बचाना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह ने अजमेर में रोड शो भी किया। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों के लिए 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं तेलंगाना में भी आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इस दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी और बीजेपी दोनों पर ही तीखे सवाली जवाब किए। राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि ट्रिपल तलाक के मसले के ऊपर कांग्रेस पार्टी क्यों मोदी को सपोर्ट करी। तो ये इनका जो सेकुलरिज्म है वो धोखेबाजी का सेकुलरिज्म है। बाबरी मस्जिद के लॉक्स, सीपी जोशी बोलते हैं कि लीडर राजस्थान के, कि हम खोले बाबरी मस्जिद के लॉक्स। क्या वो सी टीम थी, बी टीम थी? तो इनकी लंबी लिस्ट है और इन्हों बैडली एक्सपोज हो चुके हैं। मगर राहुल गांधी का ऐसा मामला ऐसा है कि बस मेरे साथ आ जाओ, मेरे हाथ को चूम लो, बस आपको मैं लिख के दे देता हूं, साहब सेकुलर है। और मोदी साहब बोल रहे मेरे कहने आ जाओ, मैं आपको नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देता हूं। हम इन दोनों से कह रहे, मिस्टर मोदी और राहुल गांधी से, कि ये आप जो बरसों से लाला की दुकान चला रहे, ये लाला की दुकान आप बंद करो। आपके सर्टिफिकेट की हमारे को जरूरत नहीं है। अब बीजेपी का हर कैंपेन में कि आप तेलंगाना के लिए क्या करना चाह रहे हैं, हैदराबाद के लिए क्या करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं। असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम पार्टी, एमआईएम पार्टी।
हम हैदराबादी जबान में अगर बोले तो भाई ये खट्टे डालावा कब तक बोलेंगे, बंद करो इसको, कोई नई बात करो। और प्राइम मिनिस्टर अमित शाह, योगी ये बोलते कि भगा देंगे ओवैसी को। अरे क्या भाई, मैं हिंदुस्तान का नंबर 1 सिटीजन हूं, मैं इक्वल सिटीजन हूं, मैं किराएदार नहीं हूं यहां पर, मैं हिस्सेदार हूं यहां पर। और हम और योगी में फर्क ये है कि हम दोनों इंडियंस बाय बर्थ हैं, बट असदुद्दीन ओवैसी के पास वो एक्सक्लूसिव राइट है जो योगी के पास नहीं है। वो राइट ये है कि आई एम इंडियन बाय चॉइस ऑल्सो। दैट इज नॉट देयर विद देम। वी रिजेक्टेड जिनास थ्योरी, वी एक्सेप्टेड इंडिया एंड विल ऑलवेज एक्सेप्ट इंडिया एज अ होमलैंड। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के राजपूत बताया जा रहा है कि जिधर जाएंगे सत्ता उसी के हाथ होगी। इस बात का कमोबेश सारे राजनीतिक विश्लेषक एक मत ही हैं, लेकिन खुद राजपूत बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये योगिता है, राजस्थान में रॉबिनहुड की छवि वाले गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी। ये करणी के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी हैं। ये मानवेंद्र सिंह है, जसवंत सिंह के बेटे। तीनों मैदान में, तीनों का त्रिकोण बीजेपी के खिलाफ है। कालवी का दावा है कि 50 लाख लोगों को उन्होंने हुक्म जारी किया है। योगिता कह रही है कि कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। मानवेंद्र बता रहे हैं कि बीजेपी ही सबसे बड़ी भूल। सबके अपने अपने दावे हैं। पहले कालवी को सुनिए। विधानसभा चुनाव राजस्थान में बहुत छोटी सी संस्था है, करनी सेना में सारे राजपूतों का ठिकाना नहीं देता हूं। मेरे को ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि 80 लाख राजपूतों का एक आवाज सिर्फ लोकेंद्र सिंह कालवी है। मेरे पास तो 12 लाख और 43,000 सक्रिय सदस्य हैं। अगर एक के परिवार में 3-4 लोग हैं तो लगभग 50 लाख लोगों के बीच में श्री राजपूत करनी सेना है। मैं तो सिर्फ उनसे अनुरोध कर रहा हूं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनको ऑर्डर कर रहा हूं, उनको हुक्म दे रहा हूं, जितना आप प्रयास कर सके इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हर वो प्रयास करें, तन से, मन से, धन से, जिस तरह से भी उचित हो। सब जगह में नहीं जा पा रहा। दरअसल कालवी के मुद्दे 3 हैं। पहला आरक्षण, दूसरा SC/ST एक्ट और तीसरा राम मंदिर। वो इन तीनों पर ऑर्डिनेंस चाहते हैं, कोर्ट से बाहर कानून चाहते हैं। ये तो वो बात है जो वो कह रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि लोकेंद्र सिंह कालवी खुद के लिए राज्यसभा चाह रहे थे, जिस पर बीजेपी की लीडरशिप ने कोई ठोस भरोसा नहीं दिया। जैसे कालवी का दावा है कि उन्हें यह ऑफर मिला था, साथ में गवर्नर का भी ऑफर था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। मानवेंद्र को वसुंधरा से सियासी दुश्मनी का बदला चुकाना है। योगिता को अपने गैंगस्टर पिता की मौत का बदला लेना है। आप सबको पता है कि जो मंत्रियों ने और पुलिस वालों ने पापा की जो छवि थी उसको गिराने के लिए पापा को अपराधी साबित करने की कोशिश की। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 30 सीटें ऐसी हैं जिस पर हार जीत सीधे राजपूत वोटर्स तय करते हैं। मतलब वो जिसे चाहे जिता दें, जिसे चाहे हरा दें। उसके बाद 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर राजपूतों का वोट किसी दूसरी जाति से मिल जाए तो जाति का समीकरण पक्का हो जाता है। कुल मिलाकर राजस्थान में 12% राजपूत वोटर्स हैं। बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि उसके पास अब बबोसा यानी ताऊ की हैसियत रखने वाले भैरव सिंह शेखावत जैसा चेहरा नहीं है, न ही जसवंत जैसा कद्दावर नेता। वसुंधरा खुद को राजपूत की बेटी और जाट की बहू बताती है, लेकिन उनका राजपूत होना बीजेपी के लिए राजस्थान में सत्ता वापसी की चाबी नहीं है। लिहाजा पूरी पार्टी इस माथापच्ची में जुटी है कि कैसे आखिरी वक्त में राजस्थान में राजपूतों को मनाया जाए। और चुनावी अड्डा में यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे हेमा मालिनी क्यों खुद को जाटों की बहू बता रही हैं। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान का पिछले लगभग 3 दशकों का इतिहास रहा है कि सत्ता की चाबी जिसके हाथ में होती है वो लौटकर फिर से सरकार नहीं बनाते हैं। ऐसे में प्रचार का शोर खत्म हो गया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मनु शर्मा के पास। मनु, हवा किस तरफ बह रही है और लास्ट लेग चुनावों में आखिरी दिन प्रचार का, ऐसे में मिशेल नाम की संजीवनी बीजेपी के हाथ लगना, जमीन पे कितना फर्क?
देखिए, आज नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ राजस्थान के अंदर जो 2 सभाएं थी उसके अंदर इसका जिक्र किया, कहीं ना कहीं इसको बुनाने की कोशिश की है। और अब इसका कितना फर्क आएगा ये तो 7 तारीख को जब वोट डलेगा और उसके परिणाम आएंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज इस मुद्दे को जरूर छेड़ दिया है कि ये जो मुद्दा है इसको जनता के बीच ले जाया जाए, क्योंकि बार बार में जो राहुल गांधी यहाँ पर राफेल का मुद्दा उठा रहे थे उसका जवाब देने के लिए आज उनको एक कड़ी मिल गई है, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर हमला बोला। दूसरी बात, बयार किशोर बैरिए, इस बात का भी पता तब चलेगा जब मतदान होगा। लेकिन साफ तौर पर है कि जो प्रचार प्रसार की अगर बात देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने करीबन छोटी बड़ी सारी सभाएं मिलाकर के 222 से ज्यादा सभाएं की है। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने 15 सभाएं यहां पर की है। वसुंधरा राजे की 75 सभाएं हुई है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसके अंदर केवल 3 बड़े नेता यहां पर दिखाई दिए, जिसके अंदर राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। इन तीनों के ऊपर कांग्रेस के प्रचार की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा राज बब्बर, अविनाश पांडे और तमाम जो नेता थे वो थे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी उसने तमाम बड़े नेता दिल्ली के यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचार प्रसार में काफी आगे नजर आ रही थी। जी, प्रचार प्रसार में काफी आगे नजर आ रही है और बूथ मैनेजमेंट में भी। मनु, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली पर शिकंजा कस दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश की सबसे बड़ी अदालत से, जहां पर आम्रपाली का 5 सितारा होटल सील किया जाएगा। बिल्डर्स पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि 3000 करोड़ के करीब डायवर्जन ऑफ फंड का मामला उनके सीएमडी के खिलाफ बन रहा था। कई ऐसी कंपनियों का कॉबवेब क्रिएट किया गया, जिसके बाद जो आम जनता है जिसने अपने फ्लैट्स बुक कराए थे उसका 3000 करोड़ का फंड जो हैं वो डाइवर्ट किए गए। इस दौरान इस तरह की भी खबरें आई कि जहां पर पर्सनल एसेट सीएमडी जो थे उनके डिक्लेयर किए गए तो करीब करीब 44 करोड़ की जो आय होती है वो उन्हें मिली थी। यानी कि आम्रपाली बिल्डर्स के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी कि पूरे के पूरे फंड्स और उसकी फोरेंसिक जांच कराई गई कि फंड्स डिक्लेयर किए जाएं, कितने फंड्स जो आम जनता की फ्लैट्स की बुकिंग के थे उसको वेब ऑफ कंपनीज के जरिए इधर उधर डाइवर्ट किया गया, नए प्रोजेक्ट्स में लगाया गया। उसके बाद ये बड़ा शिकंजा कसा गया है आम्रपाली बिल्डर्स पर।